तो अभी इसी कड़ी में आज की जो दूसरी शेयरिंग है वो गरिमा जोशी दीदी रखेगी। दीदी आपका स्वागत है। नमस्ते। तो दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर ईसीई डिपार्टमेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। दीदी ने उनका फर्स्ट वर्कशॉप जुलाई 2023 में किया था और तब से फिर दीदी इस कंटेंट के साथ जुड़ी है। दीदी डिफरेंट वॉलंटियर एक्टिविटीज में भी अपनी भागीदारी को निभा रही है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की टीम एक्टिविटीज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी दीदी का सहभाग है। दीदी वेरियस जो टीम डेवलपमेंट मीटिंग्स है उसमें भी पार्टिसिपेट करती है और एनडब्ल्यूआर की तरफ से जो भी एफडीपीज अरेंज होते हैं उनकी भी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो रहती है उसकी दीदी सदस्य है। और दीदी अभी साथ में ही यूनिवर्सिटी को कोऑर्डिनेटर पंजाब यूनिवर्सिटी के रूप में अपनी भागीदारी को निभा रही है। तो दीदी आपका स्वागत है। ओवर टू यू। जी नमस्ते भैया, नमस्ते शर्मिला दीदी, सभी को नमस्ते। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि स्वपन भैया की शेयरिंग का एक एक शब्द मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं ही बात कर रही थी। तो यहाँ पे भी मुझे वो दिखाई देता है कि कैसे हम सब एक जैसे ही हैं। इसी बात से मैं अपना पहले संक्षिप्त परिचय रखती हूँ। मेरा नाम गरिमा जोशी है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और 2023 में मैंने फर्स्ट एफडीपी किया। यहाँ से मेरी यूएचवी की जर्नी स्टार्ट हुई और जब मैं आज इसको वापस देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस समय मैं ऐसा ढूंढ ही रही थी, क्योंकि उस समय मैं अपने आप से, अपने विचारों से और एक डिप्रेशन की फीलिंग थी मेरे अंदर जिससे मैं जूझ रही थी। और इसी व्यवस्था के चलते यूएचवी के प्रपोजल्स मेरे सामने एक सॉल्यूशन बन के आए और वहाँ से मैंने मन बनाया कि मैं इस पूरे प्रपोजल को बहुत अच्छे से सुनूंगी और समझने का प्रयास करूंगी। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं एक डॉटर हूँ, एक सिस्टर हूँ, एक मदर हूँ, फ्रेंड के रोल में देखती हूँ, टीचर के रोल में देखती हूँ और अब एक अस्तित्व में एक इकाई के रूप में भी अपने आप को देख पाती हूँ। तो वहाँ पे मुझे कैसे अभ्यास 1 और 2 ने हेल्प किया है समझने में, इसको मैं ब्रीफली रखती हूँ आपके सामने। तो जैसे कि अभ्यास 1 में स्वयं से स्वयं को देखने का अभ्यास है, तो उसमें जब हम बात करते हैं कि सजग रहें, तो इन 2 शब्दों में ही पूरे अभ्यास की एक अम्ब्रेला टर्म है ये, जो मुझे लगता है कि हमें एक प्योर ऑब्जर्वर बनने में हेल्प करती है। तो जब मैं सजग रहती हूँ तो अपने अंदर चल रहे भाव को देख पाती हूँ, विचार किस तरह से चलते जा रहे हैं उनको देख पाती हूँ और उससे मैं कंफर्टेबल हूँ या अनकंफर्टेबल हूँ जब ये देख पाती हूँ तो उनका मूल्यांकन कर पाती हूँ। बहुत बार अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि सजग रहूं। मैं बहुत काम करते हुए कई बार बहुत बिजी होती हूँ तो ये ध्यान छूट सा जाता है। उस समय पे जब मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ तो मुझे वापस से ध्यान आता है कि देखो अभी इस टाइम ये ध्यान छूट गया बिल्कुल। और ये मेरे लिए एक फिल्टर का काम करता है कि वापस से मैं अपना ध्यान अपने भाव की तरफ लेकर आती हूँ और उसको सही भी कर पाती हूँ और उसके पीछे चलती मान्यताओं को भी देख पाती हूँ। तो जब जब इसमें सबसे बड़ी मान्यताएं जो मुझे दिखनी शुरू हुई, उसमें पहले तो मुझे ये पता ही नहीं चलता था कि कैसे मैं ओवर थिंकिंग में चली जाती थी और वो एक लूप में विचारों के चलते जाना और बहते जाने की वजह से जो एक मेरे अंदर एंजाइटी बिल्डअप हो रही थी, उससे मेरे स्लीपलेसनेस की स्थिति थी मेरे अंदर। रात को विचार इतने ज़्यादा बढ़ जाते थे कि मुझे नींद नहीं आती थी। बहुत सैडनेस और उदासी मेरे व्यवहार में आने लग गई थी, जो बाहर जब मैं इंटरेक्ट करती थी तो क्योंकि जहाँ पे फॉर्मल सेटअप होता है वहाँ पे बहुत कंट्रोल करके चलती थी, लेकिन घर में तो एक बॉम्ब बन के घूमती रहती थी कि किसी ने अगर कुछ कह दिया तो इतनी सेंसिटिविटी हाई थी
कि कई बार ब्लास्ट एक्सटर्नल होता था या फिर अकेले में बैठ के बहुत रोना आता था कि ऐसा क्यों हो गया, ये मुझे समझते नहीं हैं, इस तरह से शिकायतें बिल्डअप हो रही थी मेरे अंदर। तो इन सभी को तो मैं जैसे ही मैंने 8th बैच में स्टार्ट किया अभ्यास करना, तो वहीं पे ओवर थिंकिंग तो काफी हद तक मेरे अंदर रिड्यूस हो गई। और अभी भी कभी आ जाता है लूप तो मैं देख पाती हूँ और उससे निकलने में हेल्प अपने आप को कर पाती हूँ। इसी उसके चलते मुझे जहाँ पे अभी मैं कहूँगी कि लास्ट बैच में ही जो चीज़ मुझे बहुत क्लियरली अपने सामने दिखाई दी, वो ये है कि जब मेरे मन मुताबिक नहीं होता, मुझे ये लगता है कि जो मैं सोचती हूँ वही सही है, और जब मेरे मन मुताबिक नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। और वहाँ पे मैंने ये देखा कि मेरा ध्यान अपने सजगता से हट रहा था, और मैं फिर से अपने अंदर इतना सब कुछ डेवलप करने लग गई थी। तो मैंने रिजॉल्व कैसे हुई कि जब मुझे ये संस्कार दिखा अपना, तो मैंने ये देखा कि क्यों मेरी ये मान्यता बनी हुई है कि सब मेरे मन मुताबिक होगा और सब वैसा ही करेंगे जैसा मैं सोचती हूँ। तो वहाँ मुझे दिखाई दिया कि मैंने कहीं ना कहीं जिस तरह से अपना पूरा जीवन जिया, जैसे मेरी जो मैटरनल फैमिली है, जो मेरे इन लॉज हैं, उनमें सभी के सामने मेरा एक समझदारी वाला इम्प्रेशन है कि गरिमा बहुत समझदार है। तो उसके चलते मेरे अंदर ये बिल्डअप हो गया था कि मैं सही हूँ, तो इसलिए मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। तो जब नहीं होता था तो मेरा जो रूप निकल के आता था वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता था। और उसकी वजह से मैं ये देख तो पाती थी कि जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, पर क्या करूँ इसमें कंफ्यूजन बना रहता था। लेकिन अभी जब मैं अपने आप को रिजॉल्व कर पाती हूँ, थोड़ा पॉज करती हूँ, अपने भाव को देखती हूँ, तो वहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। और इसके चलते जो जो सिचुएशंस जैसे सामने आती हैं, जैसे परिवार में कुछ होना चाहिए कि साफ सफाई नहीं है, डस्टिंग नहीं हुई है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी गई है परिवार में, वो नहीं उसको उस तरह से पूरा कर पा रहा है, तो वहाँ पे जहाँ मैं पहले परेशान होती थी अब वैसा नहीं है। सहयोग करते हुए जहाँ बन पड़ता है वहाँ ध्यान भी दिलवाती हूँ, और आराम में रहकर सारी चीज़ें मैनेज भी हो जाती हैं बहुत अच्छे से, ये मैं देख पाती हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे फादर इन लॉ की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, जिसकी वजह से रात में काफ़ी टेंशन का माहौल होता था। तो वहां पे मैं देख पाती थी कि जहाँ सबके रिएक्शन बन रहे होते थे उस टाइम पे, मैं बहुत आराम में रह के सिर्फ उनको रिस्पॉन्ड करती थी, और वो भी सिर्फ मुझसे ही बात करना चाह रहे थे। तो बहुत बार जहाँ पे वो थोड़े एंग्शियस हो रहे थे और किसी की नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरी बात सुनो। और फिर हमने जो कन्वर्सेशन की उसको सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, और वो लोग भी शांत हो गए। तो कैसे परिवार में भी मेरा सहयोग एक एक्सट्रीम कंडीशन में हो सकता है, वहाँ पे मैंने देखा। जब मैं बाहर कॉलेज में व्यवहार करती होती थी, तो जब मैं किसी स्टूडेंट का कोई ऐसा बिहेवियर देखती थी जो आइडियल नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे हैं, तो मेरा बहुत रिएक्शन निकलता था। बहुत बार मैंने बहुत ऊंची आवाज में अ, मतलब लिटरली चीख के बोलना, ऐसा भी बिहेव किया है। तो अब वैसा रिएक्शन नहीं आता। मैं ये देख पाती हूँ कि कैसे स्टूडेंट्स अपनी नासमझी के चलते इस तरह के कदम उठाते हैं, और उस टाइम इतना रिएक्टिव होके उन्हें कुछ कहने से सिचुएशन बेटर हो जाएगी ऐसा नहीं है। मुझे ये देखना, बाद में अलग से बच्चे को बुला के कैसे उसका इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम क्या बनेगा, ये पूरी व्यवस्था में देखना होगा। इस पे ध्यान जाता है। इसी तरह से मैं जब मार्केट में चलते हुए या नॉर्मली भी अपने आसपास समाज में लोगों को देखती थी, तो मेरा छोटी छोटी मतलब जितनी भी हमारे आसपास समाज में परिस्थितियां होती हैं उनको देख के बहुत रिएक्शन बनता था। तो उसमें भी कि लेडीज के साथ इस तरह से क्यों होता है, या कहीं पे एक
ये देखना कि कैसे लोग बात करते हैं, या किसी बच्ची के साथ कुछ घटना हो गई तो मुझे मेरे अंदर एक दुख की परिस्थिति बनती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कितना हम कितने हेल्पलेस हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मेरा ये ध्यान जाता है कि कैसे एक शिक्षा संस्कार में एक गैप होने की वजह से हमारे पूरे समाज में जो कुप्रथाएं हैं उनकी तरफ भी, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान जाता है। अभी भी मुझे अपने व्यवहार में एक इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। मुझे ये लगता है कि मैं उत्साहित होके काफी कार्यक्रम शुरू करती हूँ, और थोड़ी देर बाद जब वो एक्साइटमेंट स्लो डाउन हो जाती है तो मेरा ऐसा लगता है मुझे कि मुझे जबरदस्ती उस काम को करना पड़ रहा है। तो ये एक और संस्कार उभर के सामने आ रहा है, और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे अभी मुझे इसको भी रिजॉल्व करना है। अभ्यास 2 की अगर मैं बात करूं तो अभ्यास 2 में ये पूरा अभ्यास जो है ये चैतन्य और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान है, को एग्जिस्टेंस है, उसकी तरफ मुझे ध्यान दिलाता है। तो यहाँ पे तो मैं देख पाती हूँ कि कैसे शरीर में कोई भी संवेदना जब उठती है तो उसको पढ़ने का निर्णय मेरा ही होता है। तो हर पल जब मेरा ध्यान किसी और परिस्थिति में होता है, जैसे कि जब मैं बहुत गर्मी के माहौल में भी हम क्लास में लेक्चर लेने जाते हैं तो बहुत बार मेरे जहाँ मैं खड़ी होती हूँ उसके ऊपर भी फैन नहीं चल रहा होता। तो अदरवाइज इतनी गर्मी में हम कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मैं कितनी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। लेकिन क्योंकि उस समय मेरा ध्यान पूरा लेक्चर डिलीवर करने में होता है तो पूरे वो 50 मिनट मेरा ध्यान नहीं जाता। लेकिन लास्ट में जब मैं अटेंडेंस ले रही होती हूँ तो उस टाइम मुझे अचानक से ये फील होता है कि बहुत गर्मी है। तो वहाँ ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके मैं ये चीज़ पे ध्यान गया मेरा कि कितना हर संवेदना को पढ़ना मेरा ही डिसीजन है, और कैसे हम संवेदनाओं को सही रूप में पढ़ के उनको सही अर्थ देने के बाद ये कितना उपयोगी भी हो सकता है कि मेरे शरीर में कुछ अगर डेवलप हो रहा है तो मैं कैसे उस पर ध्यान दूँ, अपने शरीर का भी ध्यान रखूँ, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। काफ़ी मैंने शरीर को इग्नोर भी किया है, शरीर मेरे लिए कभी प्रायोरिटी नहीं रहा। लेकिन बाहरी सुंदरता की सबको ठीक दिखे इसके लिए कार्यक्रम बहुत बनते थे। पार्लर जाना, तो जिस मंथ मैंने यूएचवी का प्रोग्राम किया है उसी से जस्ट 1 मंथ पहले मैंने पार्लर में एक बहुत मोटा अमाउंट देकर फेशियल करा के इस तरह से अपने आप को चलाते रहने का कार्यक्रम मेरा बनता था। और मैं अभी ये एडमिट करना चाहती हूँ कि अभी ये सिचुएशन है कि पिछले 3 साल में ऐसा कोई प्रोग्राम बनने की मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत मुझे ये लगता है कि शरीर की व्यवस्था बनी रहे उसके लिए मैं क्या प्रोग्राम बनाऊं, वहाँ उस तरफ मेरा ध्यान जाता है। ओवरऑल मैं ये देखूं तो मुझे ये लगता है कि जब ये जो हमारे अंदर इनेट फैकल्टी है इसका इसकी तरफ कभी ना कभी किसी ना किसी का ध्यान जाता ही है, बेशक उसने इन प्रपोजल्स को अभी सुना भी ना हो। ये मैं देख पाती हूँ सभी में। तो ये एक व्यवस्था है हमारे अंदर, हमारा कैसे ये एक इनेट करेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग का। लेकिन क्योंकि हम सजग नहीं रहते हैं तो हमारा उससे ध्यान छूट के हम नीचे आ जाते हैं, और उस वजह से हमें हम जो हमारा बिहेवियर है वो अन्यथा हो जाता है और वो ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसी उसमें मैं देखूंगी कि जब मैं सतर्क रहती हूँ, व्यवस्था के अनुसार अपने भाव विचार को के अर्थ में बनाती हूँ, तो मेरे अंदर मैं एक प्योरिटी फील करती हूँ अपने थॉट प्रोसेस में। मेरे अंदर जो फीलिंग आती थी गिल्ट की, जेलेसी की, ऐसी फीलिंग्स को अब नहीं आती हैं। और इससे मैं अपने आप में एलिवेटेड फील करती हूँ, खुशी फील करती हूँ। तो अपने अंदर अपनी व्यवस्था या अपने अंदर की हार्मनी को देख पाती हूँ। और जब ये हार्मनी से मैं हट जाती हूँ
वो मेरे लिए एक फिल्टर का काम करता है कि इस समय आपका ध्यान अपने आप से हट चुका है। इन्हीं प्रपोजल्स को अपने जीने में लेकर आना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि बहुत से अनजाने फेयर्स पे मैं काम कर पाई, वरना एक अनजाना सा डर बना रहता था, जैसे शरीर के छूट जाने का, अपनों पे कोई संकट ना आ जाए, घर में सब ठीक ही रहें, इस तरह से अनजाना सा डर बना रहता था। उसके लिए बहुत से कार्यक्रम ऐसे बनते थे कि डर के चलते हुए पूजा पाठ करना, मतलब वहां पे भी मेरी फीलिंग कैसी होती थी कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि भगवान सब ठीक रहे। लेकिन अभी वो चीज, मैं भगवान से भी अपना कनेक्शन को अपने भाव रूप में जब सही करती हूँ, तो मेरे मतलब जो वर्शिप है या पूजा की जो फीलिंग है ना, वो भी बहुत प्योर हो गई है, ऐसा मुझे फील होता है। और जब ये सब व्यवस्था के अर्थ में जैसी मैं हूँ वैसा मैं कर पाती हूँ, तो कैसे बाहरी परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं, और ये एग्जिस्टेंस मुझे वो पूरा सपोर्ट देती है जो मैं सही अर्थ में करना चाहती हूँ। ये मैं बहुत क्लोजली फील कर पाती हूँ अब। इसी के चलते अगर मैं ये देखूं कि अभ्यास 1 और 2 का क्या इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में, तो इंटेंशन तो है, और ये इंटेंशन मैं सभी में देख पाती हूँ। सही जीना और सही खुश रहना, ये इंटेंशन हर एक में है। लेकिन ये होगा कैसे? ये अभ्यास करके ही होगा, और पूरी व्यवस्था को समझ के ही होगा। तो समझने का मतलब भी क्या है? समझने का मतलब ये है कि जब मैं समझती हूँ किसी चीज को, तो मेरे पास चॉइस नहीं रहती वो, कि ऐसा करूं या ये कर लूं, क्या कार्यक्रम बनेगा। ये स्वाभाविक हो जाता है, एफर्टलेस दिखता है। मुझे अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ता कि इस समय मुझे ऐसा जीना है। सहजता आती है मेरे जीने में, और यही मेरा संस्कार बनता है सही अर्थ में। तो जो सही है और मेरा संस्कार बन जाता है, उसमें फिर चॉइस खत्म हो जाती है, और मैं नेचुरली उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देती हूँ। ये मैं समझ पाई हूँ, और इसीलिए संपूर्णता को समझना ही एक सॉल्यूशन है, ये देख पाती हूँ। और सभी प्रपोजल्स को धीरे धीरे कैसे अपने जीने में ला सकूं, इसके लिए ही कार्यक्रम बनाती हूँ। जब मैं अपनी फैमिली का बिहेवियर देखती हूँ अपनी तरफ, तो जहाँ मैं पिछले सत्र में जब मेरी शेयरिंग होती थी, तो उससे पहले मैं जानबूझ के ना सबके पास जा जा के पूछती थी कि क्या आपको मेरे में कोई चेंज नज़र आया है। तो मुझे पता नहीं उन्हें आया हो या नहीं आया हो, तो वो बोल देते थे कि हाँ पहले से ज्यादा खुश रहती है। तो ये बातें मैंने रखी भी हैं अपनी पहली शेयरिंग्स में। लेकिन अभी मुझे ये बिना पूछे ये फीडबैक मिला पिछले दिनों, जब घर में परिस्थिति ऐसी थी कि तुम बहुत शांत रह पाती हो, लेकिन हम लोगों का रिएक्शन बनता है। तो ये एक गैप उन्होंने देखा बिहेवियर में। और अभी जब मैं कभी यूएचवी का प्रपोजल नहीं एक्सप्लोर कर रही होती हूँ, तो वो मुझे ध्यान दिलाते हैं कि क्या हो गया आजकल, कोई सेशन नहीं अटेंड कर रहे हो तुम। तो इस तरह से उनकी तरफ से भी ये एक फीडबैक की तरह मैं लेती हूँ। पूरी व्यवस्था में जब मैं शून्य को देखती हूँ, तो मुझे जो शून्य को लेकर ये 1-2 प्रपोजल सामने रखे जाते हैं ना, कि हम सबमर्ज्ड हैं, हर एक इकाई शून्य में सबमर्ज्ड है। तो मैं ये देख पाती हूँ, या मैं ये यहाँ ध्यान देती हूँ कि अलग करना पॉसिबल नहीं है। कैसे शून्य में एक निरंतरता बनी हुई है जो चेंज नहीं होती है। तो इसकी तरफ, इसको और एक्सप्लोर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे ये लगता है कि वॉलेंटियरिंग का इन सभी प्रपोजल्स को अपनी लाइफ में लेकर आना एक बहुत
इजी सॉल्यूशन है। अगर मैं वॉलंटियरिंग करती जाती हूँ तो नेचुरली मुझे वो ध्यान जाता जाता है मेरा प्रपोजल्स की तरफ, और मेरे लिए उसको रिवाइज करना, अपने आप को याद दिलाना, और कैसे कोई सामने से अपनी शेयरिंग रखता है तो मेरा ध्यान एकदम से जाता है कि हाँ ये मेरे लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपने आप को समझने के लिए वॉलंटियरिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ये मुझे दिखता है। इन सभी के चलते मेरा आज जो एक वो बनता है कि बहुत से लोग ऐसे सामने आते हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं। जब उनको ये लगता है कि मैम समझ पाएंगे, इस तरह की प्रपोजल पे बात करते हैं, तो तो स्टूडेंट्स मेरे पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आते हैं। पर अभी इस तरह के लोग या इस तरह के बच्चों के लिए मेरे पास कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं है। तो यूएचवी को के प्रपोजल्स को कैसे इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, इस पे मेरा ध्यान जाता रहता है, और मैं कोशिश करूंगी मतलब आप सभी के सहयोग से कि इस डायरेक्शन में भी कुछ काम कर सकूं, बाकी सारी भागीदारी को अच्छे से निभाते हुए। इस पूरे प्रपोजल को समझने में आप सभी लोगों का जो भी सहयोग बनता है उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शेयरिंग रोकती हूँ। थैंक यू। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही आपकी। अ, तो अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करें। जी नमस्ते गरिमा जी। नमस्ते दीदी। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आप वाकई अपने अंदर बहुत सारा काम कर रहे हैं, और जैसा कि आपने शेयर किया, बहुत सा बदलाव आपको भी अपने अंदर दिख ही रहा है, उसका सुख भी आपको मिल ही रहा है। जैसे-जैसे इस काम को हम करते हैं तो अपनी क्लैरिटी बनने लगती है। जैसे-जैसे अपनी क्लैरिटी बनती है तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाते हैं, दूसरों की सहायता भी कर पाते हैं। तो अभी जैसे आपने स्टूडेंट्स की बात कही, मेंटल हेल्थ को लेकर, कि आज के दिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि हमारा अंदर ध्यान ही नहीं है, हम बाहर ही ध्यान दे रहे हैं। इसलिए जो अंदर की स्टेबिलिटी है, वो तो है नहीं। तो बाहर जो कुछ भी हो रहा है, उससे हम बहुत प्रभावित हो रहे हैं, तो उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए अभी जैसे हम लोग हेल्थ पर काम कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग अब एक काउंसलिंग मॉडल भी तैयार कर रहे हैं, जिससे कि काउंसलिंग में हम यूएचवी प्रपोजल्स के सहायता से कुछ काम कर पाएँ। तो वो अभी उस काम पर हम लोग लगे हैं। तो जल्द ही मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत एक ढाँचा सा तो बन ही जाएगा। फिर उसके आगे हम उसको और फैला पाएँगे और उससे ना काम कर पाएँगे। तो आप अम, एक तो सभी लोग उससे मुझे लगता है लाभ ले पाएँगे, और दूसरा आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो हम ना अलग से चर्चा भी कर सकते हैं। जी दीदी जरूर। तो मुझे लगता है कि जैसा कि हम लोग कहते रहते हैं, जर्नी लंबी है, बट जितना-जितना हम अपने अंदर में सहज होते जाएँगे, उतना-उतना बाहर का जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो भी हमारे लिए अनुकूल बनता जाता है। तो एक तरह से हम कहते भी हैं कि बाहर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो अव्यवस्था होती है, जिसके कारण हम बाहर अव्यवस्था फैलाते हैं, जैसे ही वो बंद होना शुरू हो जाती है, जैसे ही वो बंद हो जाती है, तो बाहर की चीज़ें फिर हमें अनुकूल लगने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अ, अच्छी जर्नी है, बहुत के लिए बहुत शुभकामना आगे के लिए। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। जी, धन्यवाद दीदी।